नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे डिजिटल चैनल पर। आज की जो अपनी क्लास है, साइंस के चैप्टर चल रहे थे और आज की जो अपनी क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में से एक पर्सन बनना फिक्स है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, लेकिन इस क्लास को यदि आपने ढंग से देखा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये हर एग्जाम्स में जो साइंस का सिलेबस होता है उसमें शामिल होता है। उस टॉपिक का नाम है रक्त। तो अपने सिलेबस में एक तो है रक्त, दूसरा रक्त समूह, और तीसरा है RH ग्रुप। ये तीन चीजें हैं उसमें। तो पूरा का पूरा अपन डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन से जो टाइप्स होते हैं, ब्लड की बात करेंगे किस किस को दे सकता है, किससे ले सकता है, रक्त समूह किस प्रकार का होता है, फिर RH ग्रुप क्या होता है। ये सारा अपन इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे। यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी भी हो ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने इस क्लास को ढंग से देख लिया तो आप महारथी हो जाओगे इसमें। और मेरी क्लासों की एक खास बात होती है कि आप यदि जीरो से भी शुरू करोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक से ऊपर तक लेके जाते हैं। थोड़ा सा भी यदि आपका दिमाग चलता हो और औसत स्तर के विद्यार्थी हो आप, तो आप अच्छे से विज्ञान को कर लोगे। मेरी ये हमेशा से खासियत रहती है। मैंने चाहे पिछले जो भी बैच लिए होंगे, तो मेरी एक खास बात ये होती है कि मैं कम समय में बहुत अधिक करवाता हूँ, और चाहे अधिक समय भी ले लूँ तो भी बहुत ढंग का करवाता हूँ। तो मेरा जो कम समय का आपके पास जो सेशन रहता है उसमें बहुत अच्छे से करवाता हूँ। मैंने कई बार कुछ एग्जाम्स होते हैं उसमें केवल और केवल 2-2 3-3 घंटे की क्लासें ली है, पूरे सिलेबस की मैराथन क्लास। उस मैराथन में से 1% बाहर नहीं जाता। तो मेरी क्लासों की यही खासियत होती है कि यदि आप ढंग से इनको देख लो तो आपको फिर बल्ले बल्ले। तो आज का टॉपिक है रक्त, रक्त समूह और RH ग्रुप। देखिए, रक्त समूह, रक्त और RH ग्रुप। रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, बड़े सावधानी से समझिएगा। रक्त या ब्लड, थोड़ा लाल रंग ले लेते हैं। बात रक्त की हो रही तो लाल ठीक रहता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि रक्त ही है ही क्या, तो एक रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी खास बात क्या है कि ये जो रक्त होता है तरल है। तरल का मतलब इसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स भी है और साथ में इसके द्रव के फॉर्म में भी है। संयोजी मतलब जोड़ने वाला है, और तीसरा उत्तक है मतलब कोशिकाओं का समूह है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। पहली बात तो ये। मानव की बात हो रही तो मानव में जो रक्त होता है वो भार का 7 से 8% होता है। भार का 7 से 8% होता है। माना कि कोई व्यक्ति 60 किलो का है, तो उसका जो रक्त होगा लगभग 4 लीटर और 200 मिलीलीटर का होगा। ये ध्यान रखना। तो 7 से 8% के आसपास, यानी जो वजन होगा, यानी अपन सामान्य तौर से कह सकते हैं मात्रा। तो महिलाओं में थोड़ी कम होती है, पुरुषों में 4.5 से 5.5 लीटर, इतनी मात्रा होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा। ठीक है साहब। ये जो रक्त होता है, इस रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं बित लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई लाल। ये रक्त गजब की चीज है। लाल रक्त का रंग कैसा, लाल। ये लाल क्यों होता है, क्योंकि रक्त में एक तत्व पाया जाता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो रक्त का रंग कैसा, लाल, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या चीज है साहब, हिम और ग्लोबिन। एक हिम और दूसरा होता है ग्लोबिन। अब आपको गुरुजी इसमें क्या फर्क है, हिम का मतलब होता है लौह तत्व उपस्थित होता है, Fe का मतलब होता है लौह तत्व, यानी इसमें आयरन उपस्थित होता है, लोहा उपस्थित होता है रक्त में। और फिर ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन किसका बना है, लौह तत्व का, और दूसरा ग्लोबिन मतलब प्रोटीन का। ये जो हीमोग्लोबिन है ये पोरफायरिन वलय बनाता है। पोरफायरिन वलय मतलब सीधी सी बात है, Fe बीच में है और इस प्रकार से कोई अन्य चीज जुड़ी है, जैसे ऑक्सीजन जुड़ी है तो इस प्रकार से जुड़ेगी ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन पोरफायरिन वलय का निर्माण करता है। और हीमोग्लोबिन से जुड़ती कौन है, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है ऑक्सीजन।
क्योंकि अपन जैसे ही सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन किससे जुड़ेगी जाके, रक्त में, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। तो वापस देखो, हीमोग्लोबिन रक्त का लाल रंग करता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना, एक हीमोग्लोबिन से, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ती है, आप यकीन मानिए। रक्त का रंग कैसा, लाल, किसके कारण, हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन, हिम का मतलब लौह तत्व उपस्थित होता है, ऑक्सीजन जुड़ाई करता है, ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन जोड़ सकता है। और चीज सुनिए, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो 14 ग्राम प्रति 100 ml। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 ग्राम प्रति 100 ml, एक औसत मात्रा है, कम भी हो सकती, 13 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, लेकिन 10 के बाद यदि 10 से भी कम है तो फिर खतरा होता है ना, उसको बोलते हैं एनीमिया। यानी हीमोग्लोबिन की यदि किसी में कमी हो जाए तो उसे बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, यदि आप ऐसा प्रश्न घुमा के पूछ ले आपसे कि रक्त में आरबीसी की कमी क्या कहलाती है, या रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी क्या कहलाती है, तो एनीमिया, एक ही बात है, इसको बोलते हैं हिंदी में रक्ता अल्पता। ठीक है जी, तो बात हुई रक्त की सामान्य बात। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि रक्त अपने शरीर में घुला हुआ रहता है, जमता नहीं है, लेकिन शरीर से जैसे ही बाहर आएगा तो जम जाएगा। वो क्या ऐसा तत्व इसमें घुला हुआ होता है, तो रक्त शरीर में नहीं घुलता है, लेकिन शरीर के बाहर जैसे ही आएगा तो घुल जाएगा। इसका कारण ये होता है कि रक्त में एक हिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है। हिपेरिन एक प्रोटीन है, वो किस में पाया जाता है, रक्त में। और इस रक्त में हिपेरिन के कारण ही क्या होता है, रक्त शरीर में घुलता नहीं है, नॉट सोल्वेन इन बॉडी, शरीर में घुलता ही नहीं है, सॉरी, शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। तो शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता है, उसका कारण है हिपेरिन। हिपेरिन के कारण ही क्या होता है, रक्त शरीर में जमता नहीं है। आगे देखिए, ये जो हिपेरिन है इसकी आगे बात करो। हिपेरिन का निर्माण कौन करता है, हिपेरिन का निर्माण करता है यकृत। हिपेरिन का निर्माण कौन करता है, यकृत निर्माण करता है। इस यकृत के माध्यम से हिपेरिन का निर्माण होता है, और ये हिपेरिन क्या करता है, रक्त को शरीर में जमने से रोकता है। एक आप चीज समझते हो, थक्का, कि क्लोट हो गया ब्लड, ब्लड का थक्का जमना। ब्लड का थक्का किससे जमता है, तो ब्लड में एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन। अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, कैल्शियम की उपस्थिति में, कैल्शियम+2, इसकी उपस्थिति में क्या बनाता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है, एक जाल का निर्माण करता है। जैसे ही हवा लगी, कैल्शियम तत्व जुड़ा थ्रोम्बिन से, फाइब्रिनोजन बना, फाइब्रिनोजन क्या करेगा, जाल का निर्माण कर देगा, जहां चोट लगी वहां जाल बन गया। अब आरबीसी वगैरह बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है वो थक्का जम गया। ठीक है, तो वापस सुन लो, रक्त का थक्का में कौन जिम्मेदार होता है, कैल्शियम। कौन सा आयन जिम्मेदार होता है, कौन सा धातु जिम्मेदार होता है, कौन सा आयन जिम्मेदार होता है, तो एक ध्यान रखना, कैल्शियम। कैल्शियम यानी Ca+2। किस प्रोटीन को किस में बदलता है, फाइब्रिनोजन, और किसमें, थ्रोम्बिन प्रोटीन को फाइब्रिनोजन प्रोटीन बदलता है। रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का 3 से 4 मिनट में जम जाता है। ठीक है, एक चीज आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है, Fe होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ध्यान रखना, +2। क्या होती है, +2। और जो कैल्शियम है, जो थक्का जमा रहा है, उसका भी +2। ये बातें आप ध्यान रखना। कई बार रक्त को शरीर से निकालते हैं, और शरीर को रक्त को निकालते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं, नहीं सीधी बात है, ब्लड डोनेट, या फिर अपन यहाँ ऐसे कर लो, रक्त कोष या ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में क्या क्या चीजें अपन देखते हैं, देखो, बीबी, ब्लड बैंक। देखो, रक्त हमारे शरीर में कहाँ से निकालते हैं, सिरा से ही निकालते हैं, यानी जो बाहर है, बाहर जो नीली नीली दिख रही है सिराएं हैं, इन सिराओं से ब्लड निकालते हैं, और वापस किस में डालते हैं, सिराओं में। तो पहला प्रश्न यहाँ से है
कि रक्त निकालते समय मानव शरीर के कहाँ से, कौन सी वाहिकाओं से निकालते हैं, तो सिराओं से निकालते हैं, सिराओं में ही डालते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने यूनिट, यानी 1 यूनिट ब्लड निकालते हैं या 2 यूनिट निकालते हैं, 1 यूनिट का मान कितना होता है, 350 ml, यानी 1 यूनिट में कितना ब्लड निकाल लेते हैं एक बार में, 350 ml ब्लड निकाल लेते हैं। ठीक है साहब, ये ब्लड लगभग 30 दिन तक सुरक्षित रखते हैं। कितने दिन तक, 30 दिन तक। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो फ्रीज वगैरह होता है ना, उनके पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान रखते हैं। 4 डिग्री क्यों, क्योंकि जो पानी होता है, क्योंकि रक्त भी एक तरल है, तो पानी वगैरह का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, आयतन न्यूनतम होता है, इस कारण से इनको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड को रखा जाता है। एक और चीज, इसको परिरक्षक में मिलाते हैं, यूं ही तो रक्त खराब हो जाए, तो उसमें क्या होता है, कुछ और मिलाते हैं, उसका नाम है डक्सट्रेज। ये एक शर्करा है ना। डक्सट्रेज क्या है, एक शर्करा है। इस शर्करा को क्या करते हैं, इस ब्लड की जो थैली होती है उसमें मिलाते हैं, है ना। सोडियम नाइट्रेट ये भी मिला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, परिरक्षक का उपयोग लेते हैं, तो सिराओं से निकालते हैं, सिराओं में ही डालते हैं। एक चीज आपने कभी देखी होगी, माना किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब खून बाहर निकल गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि खून बहुत ज्यादा निकलने के बाद भी व्यक्ति जिंदा रहता है। क्यों होता है, क्योंकि मानव खुद में एक ब्लड बैंक होता है, जो कि कुछ मात्रा में खून को अपने अंदर सुरक्षित रखता है, उसको बोलते हैं प्लीहा। तो मानव का जीता जागता रक्त कोष कौन है, प्लीहा। तो मानव का जीता जागता ब्लड बैंक क्या कहलाता है, प्लीहा। प्लीहा या जिगर या तिल्ली, एक ही बात है। स्प्लीन, तो प्लीहा कह दो, तिल्ली कह दो, स्प्लीन कह दो, इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। और दूसरा कहते हैं जीता जागता ब्लड बैंक, यानी कुछ मात्रा में ब्लड इसमें रहता है, तो शरीर की अचानक जो आवश्यकता बढ़ी है उसकी ये पूर्ति कर देता है। तो ये ब्लड से संबंधित जानकारी ध्यान रखना। अब देखिए आप, ये जो रक्त होता है, इस रक्त में दो चीजें होती है। एक तो होती है क्या, प्लाज्मा, और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। प्लाज्मा क्या चीज है और रक्त कणिकाएं क्या है। कणिकाओं को अपन कह सकते हैं कोशिकाएं। तो रक्त में दो तरह की चीजें होती है, एक तो प्लाज्मा यानी पानी टाइप चीजें होती है, और उसमें कुछ चलने वाली चीज जो कोशिका के फॉर्म में होती है, उन्हें कणिकाएं कहते हैं। ये जो कणिकाएं होती है, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आरबीसी, आप बहुत बार पढ़े होंगे। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। आप देखोगे ना, पूरे खून, यदि आप 100 ml खून लेते हो ना, तो उसमें 55% प्लाज्मा होगी। यानी किसी भी 100 ml ब्लड में 55 ml क्या होगी, प्लाज्मा होगी। यानी किसी भी 100% खून में 55% क्या है, प्लाज्मा, और 45% क्या बच गई, रक्त कणिकाएं। इसी प्लाज्मा में 90% तक वाटर होता है, जल होता है। यानी आप जो जल पीते हो ना, वो खून में घुलता है। 90% तक खून में क्या होता है, पानी होता है, यानी प्लाज्मा के भाग में से 90% क्या होता है, पानी। ठीक है साहब, 10% बचा। इस 10% में होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कोई खनिज लवण हो सकते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है साहब, होते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं इसमें। इन प्रोटीनों के नाम ध्यान रखना। एक तो होता है एल्बुलिन, एल्बुलिन। दूसरा होता है ग्लोबुलिन, और तीसरा होता है रक्त का थक्का जमाने वाला, वही कौन सा, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा में कितने प्रोटीन, 3 प्रोटीन। पहला कौन सा, एल्बुलिन। दूसरा कौन सा, ग्लोबुलिन। और तीसरा फाइब्रिनोजन। अब आप पूछोगे सर इनका क्या क्या योगदान है, तो देखो, प्लाज्मा में 55% भाग होता है खून का, 90% जल, 10% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, इसमें कुछ भाग प्रोटीन का होता है। प्रोटीन मुख्य तौर से 3, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ये जो एल्बुलिन होता है, रक्त के प्रासरण दाब का नियमन करता है। आपने ये कभी चीज सोची नहीं, खून चल रहा है नलिकाओं में, तो ये कोशिकाओं में क्यों नहीं घुसा। कोशिकाओं में इसलिए नहीं घुसा क्योंकि जो प्रासरण दाब है उसको नियंत्रित कर रहा है।
तो कोशिका के परासरण दाब का नियमन कौन करता है? एल्बुलिन करता है। ठीक है। दूसरा ग्लोबुलिन, तो हमारी जो प्रतिरक्षा होती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, इसका निर्माण कौन सा प्रोटीन करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन करता है। और तीसरा होता है फाइब्रिनोजन, तो रक्त में थक्का जमाने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन काम करता है, रक्त में थक्का जमाने का काम। ठीक है साहब, अब आ जाओ अपने प्लाज्मा से हट जाओ। एक और चीज प्लाज्मा के साथ सुन लो, एक होती सीरम। ये जो प्लाज्मा होती है ना, इस प्लाज्मा की खास बात क्या है कि यदि प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में क्या होती है? प्रतिरक्षी भी होती है, एल्बुलिन प्रोटीन भी होता है, और साथ में फाइब्रिनोजन भी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, खुरुंड जब जम जाता है, खुरुंड का मतलब थक्का जम जाता है, थक्का जमने के बाद में कोशिकाएं तो बाहर नहीं आती है, केवल प्लाज्मा बाहर आती है, क्योंकि प्लाज्मा जलीय फॉर्म, जो पानी ज्यादा है उसमें। तो उसमें क्या होगा, फाइब्रिनोजन यदि बाहर निकल जाए, फाइब्रिनोजन तो क्यों? क्योंकि जाल बना दिया उसने। भाई जब थक्का जमता है तो फाइब्रिनोजन तो क्या करे, कैल्शियम के साथ क्रिया करे, थक्का जमा दिया। अब पीछे कौन बचा? प्लाज्मा का अतिरिक्त भाग, तो उसे बोलते हैं सीरम। यानी प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन प्रोटीन घट जाएगा, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन घट जाएगा, तो उसे बोलते हैं क्या? सीरम कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई सामान्य सी जानकारी। अब आगे देखिए आप। कणिकाओं की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होती साहब आरबीसी, दूसरी होती साहब डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। देखो, अब देखो यहाँ आपको खास बातें क्या है, यहाँ अपन एक सारणी बनाएंगे, सारणी को दिमाग में हूबहू छाप लो। ठीक है, तो रक्त पूरा क्लियर है। देखो, पहला, आरबीसी का पूरा नाम क्या? रेड ब्लड कार्पल्स, या उसको बोलते हैं रुधिराणु, या लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं कह दो, रुधिराणु कह दो, या रेड ब्लड कार्पल्स कह दो, एक ही बात है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है श्वेताणु, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या सफेद रक्त कणिकाएं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं बिंबाणु, या रुधिर पट्टिकाणु, रुधिर पट्टिकाणु। ये 3 तो बातें, ये ध्यान रखना। वैज्ञानिक भाषा में आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। यहां तक ठीक है? आरबीसी लाल रक्त कणिका है, रुधिराणु या इरिथ्रोसाइट, श्वेताणु श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट, बिंबाणु रुधिर पट्टिका या थ्रोम्बोसाइट। यहां तक तो ठीक है। अब आगे देखिए, फिर आपसे पूछ ले इनका जीवन काल कितना है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन के बाद में ये कोशिकाएं प्लीहा के पास जाएगी और खुद को नष्ट कर देगी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन। और प्लेटलेट्स का भी 8 से 10 दिन ही होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा भी जी जाता है और कभी कम भी जी ले, तो फिक्स नॉट, मतलब कोई अनिश्चित है इनका जीवन काल। ठीक है साहब, तो इनकी मृत्यु भी तो कहीं होती होगी। चलो पहले उत्पत्ति देख लेते हैं। तो कहीं उत्पत्ति भी तो होती होगी, कहीं तो बनती होगी। तो आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। हड्डी के बीच का भाग होता है बोन मेरो, बोन मेरो हड्डी के बीच का भाग होता है, अस्थि मज्जा कहते हैं उसको, वहां से निर्मित होता है। इसकी भी अस्थि मज्जा में होती है, इसकी भी कहाँ? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मेरो में। आगे देखिए आप, उत्पत्ति होगी, जीवन हो गया, मरण भी तो करो भाई साहब। इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है साहब? प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, इसमें मृत्यु होती है। इसकी भी सेम जगह होती है, तीनों की सेम जगह, प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं प्लीहा को स्प्लीन। ठीक है साहब, तो ये तीनों एक ही बात है, तो वहां तीनों की मृत्यु हो गई। अब एक चीज और भी तो होगी, क्या होगी? ये होगी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्वेश्चन होता है कि पूछ लेता, कभी कभार उससे रहा नहीं जाता, कभी कभी कहते हैं ना अपन, रहा नहीं जाता।
तो इस एग्जामिनर से भी रहा नहीं जाता, वो पर्सन पूछ ही लेता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। अपन सोचे भाई साहब आरबीसी की मृत्यु तो सुना होगा, ये कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो कब्रिस्तान भी कहाँ, जहाँ मृत्यु होती है वही कब्रिस्तान। कब्रिस्तान यानी आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को। तो आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को। ये तो सामान्य सी बात हो गई। कई बार आपसे पूछ ले, यही कर लेते हैं चलो, कई बार आपसे पूछ ले इनकी संख्या कितनी होती है। आपसे पूछ ले आरबीसी की संख्या कितनी होती है। चलिए यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ देख लेते हैं। आरबीसी की संख्या यहाँ लिख लेते हैं। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखना, 4.5 से 5.5 mm क्यूब। क्यूब का मतलब होता है मिलीमीटर पर, मतलब एक घनत्व के अंदर इतनी मात्रा होगी, मतलब 45 लाख से 55 लाख एक क्यूब में। यदि इतना आप क्यूब लेते हैं, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो उसमें 45 से 55 लाख तक क्या होगा, आरबीसी की संख्या होगी। इसकी संख्या श्वेताणु की 8 से 10 हजार होगी। ठीक है। और बिंबाणु की संख्या कितनी होगी, 1.5 लाख से 3 लाख तक। कभी जब डेंगू चेक करवाते हैं तो कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटलेट्स कम, आप देख लेना वहां मात्रा लिखी होती है 1.5 लाख से 3 लाख। 1.5 लाख से कम हो रही है, इसका मतलब डेंगू आपको असर दिखा रहा है। ठीक है। एक और प्रश्न। अब इनकी संख्या यदि क्या हो जाए, बढ़ जाए, आरबीसी की संख्या यदि बढ़ जाए और आरबीसी की संख्या घट जाए, या मैं आरबीसी की बात कर रहा हूं या डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूं या प्लेटलेट्स की बात कर रहा हूं। यदि आरबीसी की संख्या यदि बढ़ जाए तो क्या होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ने पर वहां एक चीज गांठ बांध लेना, आरबीसी की संख्या जब भी बढ़ेगी तो खून गाढ़ा हो जाएगा, कहते हैं ना खून भाई साहब जाड़ा पड़ गया, गाढ़ा हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए तो ध्यान रखना, एलर्जी जब भी होती है ना अपन को, तो इसके डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा रक्त कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर। जब भी आप देखते हो ना कि यार ब्लड कैंसर हो गया उसको, तो इसका मतलब सीधी बात है किसकी मात्रा बढ़ गई, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ गई। इसी ब्लड कैंसर को और बोलते हैं ल्यूकोमिया। एक होता है लुकोरिया, लुकोरिया अलग चीज है, वो लैंगिक रोग है। एक होता है लुकोमिया, लुकोमिया का मतलब रक्त कैंसर। जिस ब्लड कैंसर मतलब सीधी बात है डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए तो खून हो जाए गाढ़ा, और यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और डेंगू रोग में क्या होता है, ये प्लेटलेट्स की संख्या कम पड़ जाती है। वापस सुनो, यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़नी चाहिए, गाढ़ा हो जाता खून। कमी, अच्छा आरबीसी की यदि कमी हो जाए यानी घट जाए तो क्या होगा, तो ध्यान रखना आरबीसी की संख्या यदि कम हो जाए तो एक ही बात गांठ बांध लेना, यहाँ होती है रक्ता अल्पता। रक्ता अल्पता या इसको बोलते हैं एनीमिया। आपसे परीक्षा में पूछ ले ऐसा कि ऐसा कौन सा रोग है जहां आरबीसी कमी होती है, या फिर आपसे ऐसा पूछ ले कि एनीमिया रोग में क्या होता है, तो आरबीसी की संख्या घट जाती है। ठीक है साहब। डब्ल्यूबीसी की संख्या यदि कम हो जाए तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में होता है प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। और प्लेटलेट की संख्या डेंगू रोग में घटती है, और रक्त का थक्का इसकी कमी से नहीं जमेगा। तो ये तो मोटे तौर से कुछ बातें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो आरबीसी के बारे में। आपसे पूछ ले सबसे छोटी आरबीसी किसमें, तो ध्यान रखना कस्तूरी मृग में। मैं कस्तूरी बन जाऊं तेरी, तो कस्तूरी मृग में सबसे छोटी आरबीसी। सबसे बड़ी आरबीसी, मैं बड़ा बन जाऊं तो ठीक नहीं है, बड़ा कितना, ऊंट जितना, तो ऊंट में। और लामा में। ऊंट और लामा की खास बात क्या है कि इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन यदि आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा तो दिक्कत क्या होगी, बड़ी होगी आरबीसी। तो ऊंट और लामा की आरबीसी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है आरबीसी में। जबकि ये ध्यान रखना सामान्य जो भी स्तनी होगा ना, स्तनी में आरबीसी जो भी होगी उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है।
केंद्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब आरबीसी सबसे बड़ी कोशिका ऊंट और लामा में, क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। स्तनी जो भी होता है, यानी कोई भी आरबीसी जो स्तनियों के देखेंगे तो उसमें आरबीसी में केंद्रक ही नहीं होता, लेकिन अपवाद क्या, ऊंट और लामा, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ये तो आरबीसी की खास खास बात है। एक आरबीसी में ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप बहुत बार सुनते हो, सिकल सेल एनीमिया, अखबारों में पढ़ते हो कि सिकल सेल एनीमिया को भगाना है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जब आरबीसी जो होती है ना, गोल होती है, कई बार आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। हंसिया देखा होगा आपने, दंताली, उस हंसियाकार हो जाता है। अब इस हास्याकार आकृति के कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन वगैरह होती है, हीमोग्लोबिन वगैरह जो होते हैं, वो उससे जुड़ नहीं पाते हैं, तो ये से समस्या होती है, ध्यान रखना। आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, किस रोग में, सिकल सेल एनीमिया में। तो किस रोग में आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, तो वो ध्यान रखिएगा आप, सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, एक तो होती ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट या कणिका में, और दूसरी होती है अकणिकामय या ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट या अकणिकामय। देखो ऐसी आरबीसी, सॉरी ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर कण उपस्थित हो, कणिक के समान हो, कणिका में, जिसमें कण अनुपस्थित हो, अकणिका में। अब एक फंडे की बात कि इनके भी पार्ट होते हैं। कणिका में के पार्ट कैसे होते हैं वो देखो आप, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो एग्जाम में आ जाए, निम्न में से कौन सा भाग कणिका में डब्ल्यूबीसी का है या नहीं है? बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, तीन प्रकार की क्या होती है कणिका में डब्ल्यूबीसी। और अकणिका में तो ध्यान रखना, मोनोसाइट, मोनोसाइट और दूसरी होती लिम्पोसाइट, लिम्पोसाइट। लिम्पोसाइट दो प्रकार की, बी लिम्पोसाइट और टी लिम्पोसाइट, ये होती डब्ल्यूबीसी के पार्ट। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, कणिका में, अकणिका में। कणिका में कौन सी? बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें कणिका नहीं होती, कण के समान आकृति नहीं होती, वो होते हैं मोनोसाइट और लिम्पोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी, ध्यान रखना, मोनोसाइट। ये सबसे बड़ी आरबीसी होती है, सॉरी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है लिम्फोसाइट। ठीक है, सबसे पहले कौन लड़ेगी? न्यूट्रोफिल्स। लगभग 60% मात्रा होती है न्यूट्रोफिल्स की डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, मात्रा ज्यादा किसकी? न्यूट्रोफिल की। बड़ी कौन सी? मोनोसाइट्स। ये होता है डब्ल्यूबीसी का भाग। अब आता है रक्त समूह। रक्त की बात हो गई, अब अगला पोर्शन आता है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने जीवन में कभी न कभी तो ब्लड का चेक करवाया होगा, खून की जांच करवाई होगी। आपको बोला होगा आपका रक्त समूह ए है, बी है, ए बी है या ओ है। आपसे पूछूंगा प्लस है या माइनस है। आज यहाँ अपन फंडा इसका क्लियर कर लेंगे, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा, समझिएगा इसको। देखिए, रक्त समूह, इसकी खोज किसने की थी? यदि पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे पूछेगा इसकी खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक था, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर 1900 के आसपास इसने रक्त समूह की खोज की। इसने बोला कि जो आरबीसी होती है ना, उसके बाहर, आरबीसी के बाहर कुछ प्रतिजन होते हैं, कुछ कण होते हैं। यानी प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन, एंटीजन या प्रतिजन, प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह दिए गए। अब आपको सर कैसे? देखो, प्रतिजन के आधार पर मतलब आरबीसी होती है, इस आरबीसी की सतह पर क्या उपस्थित होते हैं? प्रतिजन यानी एंटीजन उपस्थित होते हैं। इस एंटीजन में देखिएगा आप, एक होता है एंटीजन ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है, किसी में दोनों उपस्थित हो जाए और किसी में होता ही नहीं है, जीरो। तो एंटीजन के आधार पर ही क्या दिया? रक्त समूह दिए।
तो इसको बोलते हैं एबीओ समूह। तो मानव में जो रक्त होता है उसका समूह कैसे होता है? एबीओ समूह होता है। वापस देखो, कार्ल लैंडस्नर ने खोज की प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन कहाँ होते हैं? आरबीसी की सतह पर होते हैं, और उनके आधार पर ही ए बी, जिनमें दोनों उपस्थित हो, ए बी और ओ। तो ये ध्यान रखिए, समूह ए बी ओ। अब आगे देखिए इनको अपन अलग अलग देख लेते, क्रम संख्या यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ कोई लिख सकते हैं अपन रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, बीजी ब्लड ग्रुप। यहाँ अपन लिख लेते हैं इसमें कौन सा प्रतिजन उपस्थित है। यहाँ अपन लिख लेते हैं इसमें कौन सा एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी उपस्थित है। प्रतिजन को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है साहब ये किसको रक्तदान कर सकता है? रक्तदान यानी ब्लड डोनेट किसको कर सकता है? और ये किससे रक्त ग्रहण कर सकता है? रक्त यानी ब्लड एक्सेप्ट किससे कर सकता है? यदि ये सारणी समझ में आ गई तो सारा रक्त समूह समझ में आ गया। क्योंकि आप इसको हल्के में ले रहे हो, हल्के में नहीं लेना है, और नहीं पता है तो भी आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो किसी का यदि रक्त समूह ए है, अपन देख ना ए रक्त समूह है, तो पहले यदि अपन बात कर रहे हैं ए की, ए के पास जनता यानी जन प्रतिजन ए ही होगा। आप तो इतनी गांठ बांध लो, जिसका जैसा रक्त समूह उसका ही वैसा का वैसा प्रतिजन। बी का क्या होगा? बी। ए बी का क्या होगा भाई साहब? ए बी। और ओ का क्या होगा रक्त समूह यानी प्रतिजन क्या होगा? ओ। प्रतिरक्षी हमेशा उल्टे होते हैं, ए का बी होगा, बी का ए होगा, ए बी का ओ होगा, और ओ का ए बी होगा। तो ए की प्रतिरक्षी कौन होगा? बी। बी का ए बी का ओ, और ओ का ए और बी। ठीक है, यानी ओ के पास प्रतिरक्षी तो है लेकिन प्रतिजन नहीं होते। ठीक है सर, रक्तदान किसको करेगा? ए वाला ए को तो करेगा, बी वाला बी को करेगा, ए बी वाला ए बी को करेगा, और ओ वाला ओ को करेगा। यहां तक तो ठीक है। रक्त ग्रहण किससे कर सकते हैं? ए वाला ए से कर सकता है, बी वाला बी से कर सकता है, ए बी वाला ए बी से कर सकता है, और ओ वाला ओ से कर सकता है। समस्या यहाँ होगी शुरू तो उस समस्या को यहाँ खत्म कर देते हैं। एक होता है सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर, और एक होता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे ग्रहण कर सके और सबको दान दे सके। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ध्यान रखना ओ। और सबसे लेने वाला कौन होता है? ए बी। ऐसा रक्त समूह जो सबसे ले सकता हो, ए बी वाला, और जो सबको दे सकता हो, ओ वाला। अब यहाँ अपने दिक्कत खत्म हो जाएगी। बताओ ए वाला किसको दे सकता है? तो सबको सबसे लेने वाला कौन? ए बी। तो ए वाला ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी वाला ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, और ओ वाला किसको दे सकता है? सबको दे सकता है। ओ वाला दान किसको कर सकता है? ए को कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, और ओ को भी कर सकता है। रक्त ग्रहण किससे करोगे? जो आपको देगा। देता कौन है? ओ। तो ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी वाला बी से और ओ से, ए बी वाला सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी वाला बी से भी ले सकता है, ए बी से भी, और ओ से। ओ वाला केवल ओ से ही ले सकता है। ये सारणी समझ में आई? ए के पास प्रतिजन ए, बी के पास बी, ए बी के पास ए बी, ओ के पास ओ। प्रतिरक्षी कौन? ए के पास बी के पास ए बी के पास कुछ नहीं, और ओ के पास ए बी। रक्तदान किससे कर सकता है? ए वाला ए को और ए बी को, बी वाला बी और ए बी को, ए बी वाला केवल ए बी को ही करेगा, केवल ए बी को ही भाई मकता आदमी किसको दे सकता है? मकते को ही दे सकता है। और ओ वाला बहुत दातार आदमी है ना, सबको दे सकता है। तो ए वाला ओ वाला ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, और ओ को भी। ग्रहण किससे कर सकते हैं? ए और ओ, बी वाला बी और ओ से, ए बी, ए बी और ओ, ए बी सबसे कर सकता है, और ओ वाला ओ से ही करेगा। ठीक है और सर्वदाता यदि एग्जाम में आ जाए तो ओ, और सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया? ए बी। आगे सुनिए आप, बताओ ए बी वाला किससे ले सकता है और किसको दे सकता है? तो ए बी वाला ले किससे सकता है? सबसे ले सकता है, और दे किसको सकता है? केवल ए बी को। ठीक है, एक और
ए वाला, बी वाला, ए बी वाला और ओ वाला। बताओ ए किसको दे सकता है? देने की बात आ रही है यहाँ, देने की। तो ए वाला खुद को दे सकता है, दूसरा ए बी को दे सकता है। ठीक है साहब। बी वाला किसको दे सकता है? खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला केवल और केवल खुद को ही देगा। और ओ वाला किसको दे सकता है? सबको। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अब आगे बात समझ में। ओ वाला तो सबको दे सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है। प्रतिजन, जो जिसका रक्त समूह वैसा प्रतिजन, प्रतिरक्षी उल्टे होंगे। ए के पास बी, बी के पास ए बी के पास ओ और ओ के पास ए बी। ठीक है साहब, ये तो बात हुई रक्त समूहों की। अगली अपने आती आर एच ग्रुप या आर एच कारक या आर एच फैक्टर। देखो इसकी खोज वही बात है साहब। कुछ बार क्या हुआ कि जब अपन ने सेम सेम ब्लड दिया, ए वाले को ए का दिया, बी वाले को बी दिया, लेकिन कई बार क्या होता है व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो बोला ऐसा कुछ तो और तो होगा। तो बोला कि उसमें एक आर एच कारक उपस्थित होता है, रोहगम होता है। तो उनका नाम रखा आर एच कारक। बोला खोज किसने की थी साहब? एक तो वही अपना कालिया, कार्लैंड स्टीनर। और दूसरा इसके साथ कौन था साहब? विनर। खोज कर दी। किस में की? तो एक बंदर को पकड़ा, क्योंकि इंसान से तो क्या पकड़े, बंदर ही बेचारे सीधे, उनको पकड़ लिया। बंदर का नाम था मकाकारिसस। इसको पकड़ा और बोला कि भाई तेरे खून निकालेंगे। खून निकाल कर किसकी खोज कर दी? आरएच कारक की। अब ये आरएच का फंडा ही क्या है? आरएच का मतलब होता है जिसमें यदि उपस्थित हो तो वो तो प्लस, और जिसमें अनुपस्थित हो वो माइनस। उपस्थित हो, जिसमें आरएच उपस्थित प्लस, जिसमें आरएच नहीं हो अनुपस्थित। अब आपको गुरुजी कैसे? देखो आप सुनते हो ए प्लस, मेरा ब्लड ग्रुप ए प्लस है, बी प्लस है, ए बी प्लस है और ओ प्लस है, इसका मतलब क्या? आरएच उपस्थित है। आप कहते हो सर ए माइनस है मेरा, तो बी माइनस है, ए बी माइनस है और ओ माइनस है, इसका मतलब आरएच अनुपस्थित है, आरएच इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है आरएच का फंडा। लगभग 85% लोग कैसे होते हैं? आरएच पॉजिटिव होते हैं, और लगभग 15% के आसपास लोग कैसे होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब आओगे वही बात। तुम यदि दिन को दिन कहो तो हम दिन कहेंगे, तुम यदि रात को रात कहो तो हम रात कहेंगे। यहां मैं कहता हूं वैसा कर लेना। करना क्या? करना ही है जी, सबको ही पता है। बताओ सर्वदाता कौन? पहले अपन पढ़े थे, ओ। और सर्वग्राही कौन? ए बी। अब दिक्कत है प्लस माइनस की। तो आप इसको दान करोगे धन में कमी होगी, और ग्रहण करोगे तो धन में वृद्धि होगी। तो ए बी पॉजिटिव तो सबसे ले सकता है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है ना, डरो ही मत। कोई डरने की जरूरत नहीं है। जीवन में अपन तो वही आए हैं। कैसे? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम करता घृतम पीवेत। सुखी रहना बस टारगेट, अंतिम लक्ष्य आपका है खुश रहना। ए बी पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है बिना चेक किए, जबकि ओ नेगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है साहब। बिना चेक किए किसी को भी खून दे दो ओ नेगेटिव का। ठीक है। एक आरएस से संबंधित रोग आता है, उसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टो फिटालिस। गर्भ रक्ताणु कोरकता ये क्या चीज होती? कई बार देखा होगा कि माताजी पिताजी का ब्लड ग्रुप सेम है या अलग है। इसके आधार पर बच्चों को समस्या हो जाती है, क्योंकि बच्चा है जो माँ के पेट में पलता है। यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग हो रहा है और माँ का ब्लड ग्रुप अलग है, तो फिर समस्या होगी, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, खून तो ट्रांसफर होगा, तो वहां दिक्कत हो जाती है। उस रोग को बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टो फिटलिस। कैसा होता है देखो, यदि कोई पिताजी है यानी नर है या पिता, मादा या माताजी, यदि किसी के पिताजी आर एस पॉजिटिव है, अब देखो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। और किसी की माता आर एस नेगेटिव है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। अब बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चा माँ के पेट में रहता है।
अब माँ का ब्लड ग्रुप कैसा, आर एस पॉजिटिव, और बच्चा यदि आर एस नेगेटिव, और बच्चा यदि आर एस पॉजिटिव पैदा हो रहा है, अब दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि माँ के पेट में बच्चा पल रहा है और वो प्लस पैदा हो रहा है, और माँ का नेगेटिव है, तो यहाँ इनमें दोनों में क्रिया होगी, स्कंदन की क्रिया शुरू होगी, तो क्लोटिंग पैदा होंगे। तो फिर क्या होगा, प्रथम बच्चे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्रथम बच्चा है ना, तो उस पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा आर एस पॉजिटिव का, यदि ये भी आर एस पॉजिटिव हो रहा है, तो ये मर जाएगा। क्यों? क्यों? खून जमना लग जाएगा, आर एस नेगेटिव आर एस पॉजिटिव का, स्कंदन की प्रक्रिया हो जाएगी और मांस कालो थोड़ा पैदा होगा। इसका इलाज भी तो होगा कुछ, बिल्कुल होता है। यदि आपको ऐसी स्थिति पता चल जाए, तो 72 घंटे के भीतर एक इंजेक्शन लगा दो आर एच प्रतिकारक का। किसका? आर एच प्रतिकारक का क्या लगा दो? एक इंजेक्शन लगा दो 72 घंटे के भीतर। ये होती गर्भ रक्ताणु कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। तो आज का अपना चैप्टर था रक्त का। वापस देखो, रक्त में अपन ने क्या पढ़ा, खास खास बातें रक्त की। रक्त का संगठन पढ़ा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। फिर अपने पढ़ा रक्त समूह। फिर अपने पढ़ा आर एच कारक। ये अपना सिलेबस का पार्ट था। तो इसमें आज ने अपन ने ब्लड वाला पूरा चैप्टर कर दिया। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को वापस देखिएगा, ढंग से समझिएगा। रक्त में से प्रश्न हर परीक्षा में आते ही आते हैं। बिल्कुल मैंने सरल भाषा में आपको पढ़ाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।